किसी ने खूब कहा था कि इस सरजमी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर है। लेकिन सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों की वजह से कश्मीर लगातार शांति और समृद्धि के लिए तरसता रहा है। कई बार नापाक इरादों को इस जमीन ने माकूल जवाब देकर खुद की रक्षा की है। समय के साथ हवा बदली और अब कश्मीर भी बदल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम जम्मू कश्मीर की बदली हुई तस्वीर पर बात करेंगे, जिसका आधार होगा जम्मू कश्मीर राज्य का 2023-24 का बजट। इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं, उस पर भी हम गौर करेंगे। आप खूबसूरत सा नज़ारा जम्मू कश्मीर का यह देख रहे होंगे। आप देखिए, जम्मू कश्मीर का एक नया मैप आपको देखने को मिल रहा होगा। यह इस बात का सबूत है कि यहाँ जो पहले लागू था आर्टिकल 370 और 35A, यह दोनों यहाँ 2019 से हटा दिया गया। अब यहाँ पर उसके बाद स्थिति बदल गई। और स्थिति क्या बदली कि यहाँ से जो लद्दाख का हिस्सा पहले आप देखा करते होंगे मैप में, वह अलग हो गया, एक अलग राज्य बन गया यूटी। और फिर यहाँ बच गया जम्मू का हिस्सा और फिर कश्मीर घाटी का हिस्सा। तो यहाँ आप जैसा कि टाइटल भी आज हमारा देख रहे होंगे, बदल रही है जम्मू और कश्मीर की तस्वीर। तो जम्मू क्षेत्र अब यहाँ बच गया है और कश्मीर घाटी का हिस्सा बचा है। आज जो हम बात करेंगे, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि हम पूरा आधार रखेंगे, यह जो बजट पेश किया गया है अभी जम्मू कश्मीर राज्य का, वहाँ के उपराज्यपाल के द्वारा, उनके बजट को आधार बना करके हम जम्मू कश्मीर की पहले की स्थिति देखेंगे। 370 जब वहाँ था तब, और उसके बाद जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया सरकार के द्वारा, उसके बाद कितना परिवर्तन आया है, इस पर गौर करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक प्रीलिम्स का एग्जाम है, चूंकि प्रीलिम्स का जो अब आपका एग्जाम है इस बार का यूपीएससी का, वह बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है। तो जितने अधिक से अधिक प्रश्न हो सकते हैं प्रीलिम्स का, कैसे अप्रोच डेवलप किया जाए, यह सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो जितने भी इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं वह इसी वीडियो में है, तो ध्यान से आपको देखना होगा। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तो देखिए, सबसे पहले कीवर्ड पे ध्यान दीजिए। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिखा है, लेकिन सबसे पहले कमांड को हमें देखना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है, यहाँ सही है कि बात की जा रही है, तो इसे देखेंगे। 6 अगस्त 2020 को भारत की संसद द्वारा जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 एवं 35A को रद्द कर दिया गया। तारीख दी गई है 6 अगस्त 2020। ध्यान देना है इस तारीख पर। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद से जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल को छोड़कर से समस्त कानून प्रभावी हो गए हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि वित्तीय आपातकाल जो भारतीय संविधान में बात की गई है वह नहीं लागू हो रहा, बाकी कानून प्रभावी हो गया है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस दोनों में सही है। जम्मू एवं कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से ही लगती है। तो 3 स्टेटमेंट के आधार पर आपको विकल्प का चयन करना है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आगे आप समझ जाएंगे कि क्या इसका जवाब होगा, फिर कमेंट सेक्शन में आप जवाब लिख भी सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले सुर्खियों को देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर का अभी 2023-24 का बजट पेश किया। अगर आप न्यूज़पेपर की कटिंग को देखेंगे तो यहाँ दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर सॉ 14.64% इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर बात की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की आर्थिक समृद्धि जो हुई है वह 14.64% के हिसाब से, और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ी है और 1.88 करोड़ टूरिस्ट जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंदर आए हैं। ऐसा वहां के राज्यपाल बजट पेश करते हुए, उपराज्यपाल बजट पेश करते हुए कहे हैं। दूसरे अखबार में भी आप यही देख रहे होंगे। साथ ही उनका यह भी कहना है कि राजस्व में जो वृद्धि हुई है, रेवेन्यू जो राज्य को मिला है, उसमें 31% का उछाल देखा गया है। और अगर 31% किसी राज्य के राजस्व में उछाल आता है एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, तो वह अपने आप में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस बजट के, उसको डिटेल से हम जरा देखते हैं और उससे फिर जो पहलू निकल के सामने आएगा उस पर भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले आप इस मैप को देख लीजिए। यह हमारा प्यारा भारत है और इसमें स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी भी शामिल किया गया है। तो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा। तो इस
हिस्से को पूरी तरह से देखिए। पहले जब हम इंडिया का मैप देखा करते थे तो यह पूरा हिस्सा जो था जम्मू कश्मीर नजर आया करता था, लेकिन जब आर्टिकल 370 यहाँ हटा दिया गया और 35A भी जब यहाँ से हटाया गया 2019 में, उसके बाद स्थिति यहाँ कुछ बदली। केंद्र सरकार ने क्या किया कि यहाँ से ये दोनों जो विशेष प्रावधान थे उसे तो हटाया ही गया, साथ ही इस क्षेत्र को यूटी बना दिया गया, दो अलग राज्यों में बंटवारा भी कर दिया गया। यानी यह जो एरिया देख रहे हैं आप, कश्मीर घाटी और जम्मू को एक अलग राज्य बना दिया गया और इसे भी यूटी बना दिया गया। बस यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन वह केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा। यानी कि जम्मू कश्मीर की स्थिति ठीक वैसी होगी जैसे कि अभी नई दिल्ली की है या पुडुचेरी की है। तो जम्मू कश्मीर की स्थिति विधानसभा चुनाव के साथ वैसा होने वाला है। लेकिन यहाँ लद्दाख, एक बहुप्रतीक्षित मांग लंबे समय से चला आ रहा था लद्दाख के लोगों का कि उन्हें एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दे दिया जाए। तो केंद्र सरकार ने उनकी बात मानते हुए लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा दिया, यूटी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ विधानसभा का चुनाव नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार के कोई प्रतिनिधि ही यहाँ पर शासन करेंगे। तो यह पूरा स्थिति आपको सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जो भू राजनीतिक स्थिति है उसमें क्या बदलाव आया है वह पूरी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। अब फिर वहां से चलते हैं हम इस बजट पे। जैसा कि पहले ही कहा था कि इस पर दो बजट जो है 2023-24 की बात की गई है और बताया गया है कि 1.88 करोड़ पर्यटक जो है यहाँ बढ़ा है। कानून व्यवस्था की स्थिति में भी सुधार देखने को मिला है। अब यहाँ से डिटेल से चलते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अमृत सरोवर स्वामित्व योजना, आजादी का अमृत महोत्सव, नशा मुक्ति अभियान और नवीकरणीय ऊर्जा विकास जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जम्मू और कश्मीर देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक रहा है। दरअसल नीति आयोग की एक रिपोर्ट है और नीति आयोग क्या करती है, प्रत्येक वर्ष सभी राज्यों के बीच तुलना करती है कि कौन से राज्य जो योजनाओं को लागू कराने में सबसे सफल रही है। तो जम्मू कश्मीर भी उन राज्यों में से अव्वल रही है जिसने इन तमाम योजनाओं को, विकास के कामों को अपने यहाँ प्रमुखता से ध्यान दिया है और उसे जमीन पर लागू कराया है। अधिकांश सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जम्मू कश्मीर में पूर्ण हो गई है, ऐसा वहां के उपराज्यपाल का एलजी साहब का कहना है। जम्मू कश्मीर में सभी ऑनलाइन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम से जोड़ दिया गया है, ठीक है, ताकि वहां भ्रष्टाचार की जो बातें की जाती रही है वह कम हो। जैसे ही डिजिटलीकरण करेंगे इससे सबसे अच्छा फायदा क्या है कि वहां पर भ्रष्टाचार की स्थिति खत्म होती नजर आएगी। देखिए ऑनलाइन सेवाओं के लिए सबसे पहले क्या हो गया था, जैम की बात की गई थी भारत सरकार के द्वारा। जैम में क्या आता है, जनधन अकाउंट और उसके बाद आधार और उसके बाद उसको मोबाइल से लिंक कर दीजिए। तो यहाँ पर जनधन अकाउंट खुलवाया गया जीरो बैलेंस पे, उसका आधार से लिंकेज हुआ और फिर उसको मोबाइल से लिंक करके सारी सुविधाएं जो है एक क्लिक में, दूर दराज भी लोग बैठे हुए हैं वहां पर उनका पूरा पेमेंट, मान लीजिए इंदिरा आवास योजना का जाना है तो उनके सीधे बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो जो बिचौलिया है, जो लीकेज हो जाता था पहले, वह लीकेज खत्म हो जाएगा, उसकी संभावना कम हो जाएगी। तो ऑनलाइन सेवाओं का यह फायदा होता है। वर्ष 2018 में 1500-1600 किलोमीटर के मुकाबले सड़क निर्माण लगभग दोगुना होकर के 3200 किलोमीटर हो गया है। वहां के जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति बताई गई है। जम्मू कश्मीर का जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आधारित है, उसका एक बड़ा हिस्सा वहाँ का पर्यटन ले जाता है। यानी कि वहाँ पर्यटन अच्छा हुआ तो वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसीलिए जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे हो या केंद्र सरकार जब वहाँ से देख रेख कर रही है एलजी के नेतृत्व में, तो वहाँ पर पूरा ध्यान जो है पर्यटन पे है। तो पर्यटन मिशन के तहत 75 नए स्थलों के लिए जो है 447 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं बजट में। अब देखिए 75 नए स्थल जो है उसमें किन किन स्थलों को दिया गया है, तो सूफी सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को ऐसा किया गया है। इस वर्ष के पिछले 10 महीनों के दौरान 1547.87 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ है इस राज्य को। पिछले 3 वर्षों के दौरान 500 स्टार्टअप्स भी सामने आए हैं। आप जान रहे हैं कि देश भर में स्टार्टअप्स का बहुत अच्छा अभी अवसर है, काफ़ी स्टार्टअप्स देखने को मिल रहा है। काफ़ी स्टार्टअप्स जो है यूनिकॉर्न में भी तब्दील हो रहे हैं।
तो जम्मू कश्मीर भी कहा जा रहा है कि उसमें पीछे नहीं है, वहाँ की स्थिति बेहतर हुई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया हुआ है, कानून व्यवस्था पे बढ़िया पकड़ हुई है शासन प्रशासन की, और इसका उत्साह जो है युवाओं में दिखा है, नागरिकों में दिखा है। और परिणाम क्या हुआ कि 500 स्टार्टअप सामने आए हैं। अंडर माय यूथ माय प्राइड, हर दिन खेल, हर एक दिन के लिए खेल, इस वर्ष लगभग 50 लाख युवाओं ने विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लिया है। खेल एक अच्छा मसला हो जाता है, मतलब सॉफ्ट पावर हो जाता है युवाओं को समाज की तरफ आकर्षित करने के लिए, मुख्य धारा में आने के लिए। अब जानते हैं जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वहाँ काफ़ी पत्थरबाजी होती रही है, वहाँ पे जो युवा हैं बहुत तरह के गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, तो सरकार बहुत तरह की योजनाएं लाती रही हैं। उन्हीं में से ये कुछ योजना है, खेल के माध्यम से युवाओं को सरकार जो है मुख्य धारा की ओर आकर्षित करना चाह रही है, और सफल भी होती हुई सरकार दिख रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस वर्ष जो है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान अगर आप देखेंगे तो 50 लाख युवा विभिन्न खेल गतिविधियों में हिस्सा लिए हैं। और इन सब वजहों से क्या होगा फाइनली कि बेरोजगारी दर जो है वह कम होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां देश की बेरोजगारी दर में वृद्धि देखी जा रही है उच्चतम स्तर पर, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो सुधार हुआ है पिछले 1-2 वर्षों में, इसका परिणाम यह है कि वहां की बेरोजगारी दर में या तो स्थिरता है या कमी देखने को मिल रही है। अब जरा देखिए, यह तो बजट की बातें हो गई थी। जम्मू कश्मीर राज्य का कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। आप जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व यहाँ लगभग 550 देशी रियासत हुआ करते थे। हमारे प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी मेहनत के वजह से, उनकी सूझबूझ, कूटनीति और राजनीति के वजह से ऐसा संभव हो पाया कि जितने भी देशी रियासत थे, 2-3 को छोड़ के, वो भारतीय ध्वज के नीचे आने के लिए राजी हो गए। उसी समय लेकिन एक प्रस्ताव दिया गया था सभी राज्यों को, सभी देशी रियासतों को, कि या तो वो भारत के साथ चले आए, या तो वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या वे खुद को स्वतंत्र भी रख सकते हैं। ठीक है, उसी में एक जम्मू कश्मीर भी एक देशी रियासत थी। तो जम्मू कश्मीर ने यह फैसला किया, वहां के महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने यह फैसला किया कि वे ना तो भारत के साथ जाएंगे, वे ना तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, वे खुद को स्वतंत्र रखना चाहते थे, एक संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में रहना चाहते थे जम्मू कश्मीर को। और उनकी एक स्वप्न था, एक कल्पना थी उनकी कि मैं जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड जैसा बना दूं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, भारत सरकार ने, जब आज़ादी हो गया 1947 में, तो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता को मान भी लिया, उसका सम्मान किया। लेकिन पाकिस्तान के इरादे नापाक थे। पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ के आर्मी के दखल से काबिलाई लोग जो थे वहाँ के, उसको वहाँ पर एंट्री करवाया, घुसपैठ करवाया, अटैक करवाया जम्मू कश्मीर पर। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ के जो महाराजा थे उस विकट स्थिति को झेल नहीं पाया, और उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी कि समय रहते हमें मदद कीजिए, नहीं तो जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अधिकार कर लेगा और हमारे यहाँ जान माल की क्षति हो रही है। तो जब यह मदद मांगी गई तो पंडित नेहरू और गृह मंत्री जो उस समय के थे पटेल साहब, उन्होंने यह शर्त रखा कि फिर आपको हमारी ध्वज के नीचे आना होगा, यानी कि भारत राष्ट्र में जम्मू कश्मीर का विलय करना होगा। महाराजा हरि सिंह इस बात को मानने के लिए राजी भी हो गए, चूंकि उस वक्त उनके पास और कोई विशेष विकल्प बचा नहीं था। लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी, उन्होंने कहा कि हमें कुछ स्वायत्ता दीजिए। वह स्वायत्ता भारत सरकार उन्हें देती भी है। तो इसके बाद वो विलय पर हस्ताक्षर भी कर देते हैं। स्वायत्ता के तहत उसी वक्त जो है अनुच्छेद 370 की जो बात आप सुनते आ रहे हैं वह दिया गया, संविधान में धारा 35A भी जोड़ा गया। तो यह पूरी कहानी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की है। मैं जल्दी से इसे बता दिया, चूंकि आप जम्मू कश्मीर पर इतना कुछ आप जान रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि यह तो घर घर की कहानी हो गई है। इसीलिए यह तो था पृष्ठभूमि। लेकिन अब वर्तमान स्थिति पर चलते हैं, चूंकि हमें अब फिलहाल अभी से मतलब है कि क्या स्थिति है। देखिए, 6 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने एक ऐतिहासिक लैंडमार्क हिस्टोरिकल डिसीजन दिया, एक निर्णय लिया हमारे जनप्रतिनिधियों ने। और वह निर्णय क्या लिया, इस तारीख को कि भारत के संसद द्वारा वहां जो विशेष स्थिति दी गई थी, एक स्वायत्ता दी गई थी अनुच्छेद 370 और यहाँ पर 35A जो धारा था, इसको रद्द करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर लिया, जिसका हमने पहले भी चर्चा किया था। चलिए अब जरा हम डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं।
जब आर्टिकल 370 था तब क्या स्थिति था और उसके हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है, तो देख लेते हैं इसको। यहाँ बिफोर देख रहे हैं, यहाँ नाउ यानी कि अब की बात की जा रही है। स्पेशल पावर्स एक्सरसाइज बाय JNK, नो स्पेशल पावर्स नाउ। जब 370 था तो 370 के रहते हुए जम्मू कश्मीर में स्पेशल पावर वहां पर तैनात थी, लेकिन अब इस तरह की स्थिति नहीं है। डुअल सिटीजनशिप था, यानी कि उस वक्त जब 370 था तो यदि जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता तो मिली हुई है, लेकिन उसे जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता मिली हुई है, यानी कि वह दोहरी नागरिकता लिए हुए है। लेकिन अब जो है सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि एक ही नागरिकता है, और वह नागरिकता किस चीज की है? भारत की। अब उसके पास जम्मू कश्मीर की कोई नागरिकता नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विशेष स्वायत्ता हट जाने के बाद वह भी भारत के किसी बाकी राज्य की तरह रह गया है। तो आप भारत में जानते हैं कि राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। सेपरेट फ्लैग फॉर JNK, जम्मू और कश्मीर के लिए अलग ध्वज भी हुआ करता था, मतलब तिरंगा तो था ही लेकिन अलग ध्वज भी हुआ करता था। 370 हट जाने के बाद अब यह भी नहीं रहा और सभी को हमारे देश के जो शान से लहराता हुआ प्यारा तिरंगा है उसके नीचे आना पड़ा। यहाँ समझिए, स्टेट इंचार्ज ऑफ पॉलिसिंग, यहाँ पर जो पॉलिसी का निर्माण होता था, नीति निर्माण होता था राज्य को चलाने के लिए, उसमें जम्मू कश्मीर राज्य का दबदबा था। अब यहाँ पर सेंटर का है, यानी कि केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर के नीति निर्माण को तय करने में अपनी अहम भूमिका अब निभा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बात किया था वित्तीय आपातकाल की, तो संपूर्ण भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता था 370 मतलब ये 370 रहते हुए, और लेकिन अब ऐसा हो सकता है। यहाँ माइनॉरिटीज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, ठीक है, लेकिन 370 हटने के बाद ऐसा नहीं। अच्छा, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब माइनॉरिटीज की बात पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाए तो अलग चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, अलग कॉन्सेप्ट जाना चाहिए। और यहाँ पर माइनॉरिटीज की जब बात की जाएगी JNK में, तो आपको पता है यहाँ पर जो हिंदू हैं, ठीक है, यहाँ पर जो सिख हैं, बौद्ध हैं, ये सभी माइनॉरिटीज में आते हैं, और यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटीज जो है वो मेजोरिटी कम्युनिटी है। तो यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन अब उसमें भी बदलाव हुआ है। इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन नॉट बाय लैंड और प्रॉपर्टी इन JNK। तो जब 370 था तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ, दिल्ली से हैं आप, दिल्ली से हैं या पंजाब से हैं, तो आप JNK में जाकर के कोई ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, कोई प्रॉपर्टी नहीं अपने नाम से दर्ज करा सकते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रह गई है, अब धूमधाम से अगर आपके पास पैसा है ज़्यादा तो खरीद सकते हैं। RTI नॉट एप्लीकेबल, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है। राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी था, सूचना का अधिकार आम नागरिक को सशक्त बनाने के लिए, यानी कि जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, इसके लिए सूचना का अधिकार काफी जरूरत था। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब 370 था तो ये लागू ही नहीं होता था, अब ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। और यहाँ पर जो विधानसभा का सत्र हुआ था होता है जो अभी, अब 5 साल का, पहले जो 370 था तब वो 6 साल का हुआ करता था। तो ये कुछ बदलाव हैं। अब चुनौतियां भी हैं ही निश्चित तौर पे, जहां खूबसूरती होगी वहां हंगामा तो मचेगा ही। तो जम्मू कश्मीर की हालत भी कुछ ऐसे ही रही। सीमा पार से घुसपैठ हमेशा लगा रहा, और घुसपैठ कोई और नहीं, हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, कभी झाड़ के नीचे से कभी तार के नीचे से भारत के समक्ष आता रहा, चुनौतियां पेश करता रहा। तो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों ने कश्मीर घाटी में घुसने के लिए उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके अलावा जो ठंड का समय होता था, तो जब उस वक्त जैसा कि मैंने बताया था कि वहां की आर्मी ने कबीलाई ग्रुप के साथ अटैक कर दिया था JNK में, तो उस वक्त क्या हुआ, कुछ हिस्सा, ये जो अभी पोक वाला आप कहते हैं ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, और वह हिस्सा पूरी तरह से ऐसा माना जाता है कि आतंकवादी संगठन का एक लॉन्चिंग पैड है। तो उस हिस्सा को पाकिस्तान के पास चले जाने से पाकिस्तान को कुछ एडवांटेज भी मिला, और खास करके सर्दियों के दिनों में इसका फायदा हुआ। तस्करी काफी इस क्षेत्र में रही है, मादक पदार्थों का भी, हथियारों का भी, और जाली नोटों का भी। तो जाली नोट का तस्करी होने से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है इसने। हथियारों की तस्करी होने से प्रशासन, पुलिस और आर्मी के समक्ष चुनौती पेश की जाती रही है। और मादक पदार्थों के तस्करी से क्या होता है, युवा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है। देखिए इस क्षेत्र पर क्या है, चीन का बढ़ता प्रभाव भी लगातार रहा है।
यदि आप सी पैक के बारे में पढ़े होंगे, कॉरिडोर है सी पैक, देखिए इसमें दो हितधारक हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना यहाँ पे, ठीक है। और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि चाइना इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है पाकिस्तान में। इसका पूरा एक फंडा है, अगर आप उसे समझ जाएंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए यह जो है, मान लेते हैं भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत है और यह हिस्सा जो है इंडियन ओशियन है, ठीक है, मामला समझ में आ रहा होगा। इधर कुछ पाकिस्तान मान लेते हैं। अब यहाँ सिचुएशन यहाँ है, यह वाला हिस्सा मान लेते हैं हम ग्वादर है, ग्वादर। अब देखिए यहां से जो इंडियन ओशियन से जितने भी जहाज गया, उससे पहले यहां से क्रॉस करते हुए, मलक्का से क्रॉस करते हुए फिर इधर साउथ चाइना जाते हुए फिर चीन पे जाना होता था। यानी कि पूरा इधर से अरब सागर से आते हुए घूम करके पूरा जहाज को, और यहाँ कहीं श्रीलंका है तो श्रीलंका के हमनटोटा पे एक उसका पोर्ट है, तो यहाँ से पूरे से घूमते हुए ऐसे 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 फिर मलक्का होते हुए यहाँ से गया। तो काफी लंबी दूरी चाइना को तय करना पड़ता था अपने जो शिप है उसको आदान प्रदान के लिए। तो चाइना ने ये सोचा कि क्यों ना एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए ताकि उसके जो माल हैं उसकी आवाजाही आसानी से हो सके। तो फिर चाइना के जो सदाबहार मित्र रहा है पाकिस्तान, उसने बात की पाकिस्तान से और इसने कहा चाइना ने कि मित्र ऐसा है कि मेरे जो सामान यहाँ से जाते हैं इंडियन ओशियन से होते हुए फिर साउथ चाइना सी होते हुए चाइना, उसमें क्या होता है ना कि मुझे समय बहुत लगता है, ठीक है, हमारी खर्च भी बहुत बढ़ जाती है और समुद्र में समुद्री लुटेरे भी होते हैं। सोमालिया वगैरह का एरिया देखेंगे आप तो वहाँ भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ जाती है, नेवी को बड़ा मशक्कत करना पड़ता है, ईंधन बहुत लगता है इन सब चीज़ों में। तो बहुत रोया पाकिस्तान के सामने बैठ करके, और पाकिस्तान तो पहले से तैयार रहता है क्योंकि उसको काउंटर इंडिया को करना होता है। पाकिस्तान ने कहा मित्र ये बताओ चाहते क्या हो मुझसे। उसने कहा बस कुछ और नहीं चाहिए, तुमने इतना कह दिया, एक कॉरिडोर हम लोग बनाते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा बहुत अच्छा बनाओ, लेकिन दोस्त ऐसा है कि मेरे पास पैसा है नहीं, हम तो हैं ठन गोपाल कंगाल। तो चीन ने कहा कि उसकी कोई बात नहीं है, मैं लोन दूंगा तुम्हें, ठीक है, मैं उस बजट में उस परियोजनाओं में खर्च करूंगा, बस तुम अपना जगह दो और परमिशन दे दो। पाकिस्तान मान गया। यहां से तो चीन के कासगर से एक कॉरिडोर चलना शुरू होता है। यहां से देखिए अब यह रास्ता इस तरह से चला, ठीक है, और ये पहुंच गया ग्वादर। ग्वादर जो है यहाँ पर बंदरगाह चीन बना रहा है पाकिस्तान के ग्वादर में, ये बलूचिस्तान का हिस्सा पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो यहाँ से आएगा अरेबियन सी से जो चीजें आएगी इसकी, अब कहाँ पे इसे ऐसे हो के इंडियन ओशियन जाने की जरूरत पड़ेगा नहीं, क्या करेगा ये ग्वादर पहुंच जाएगा इसका सामान। शिप यहाँ पहुंच गया बंदरगाह, यहाँ से ग्वादर पे सब सामान यहाँ उतरेगा, यहाँ पे जहाज इसका रुकेगा और यहाँ से ये सामान ट्रकों के माध्यम से सीधा चीन पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो देखिए समय बच गया ना, ये इतना जो घूमता था ये यहीं से सीधा घूम के पहुंच जाएगा चीन। अब समझ में आया मामला क्या है। लेकिन यहाँ है पेंच। पेंच क्या है उसे समझ लीजिए। भारत करता है इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति। भारत आपत्ति क्यों करेगा? आप कहेंगे कि भाई चीन दे रहा है पैसा, दोनों आपस में दोस्ती करे दुश्मनी करे उनका मसला है, फिर हम क्यों बीच में जा रहे हैं? हम जा रहे हैं और हम जाते रहेंगे। इसका कारण क्या है कि यह जो देखिए यहाँ से ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद है, अब ये एरिया जो यहाँ से चला है ना, ये पीओके वाला वो हिस्सा है। ये देखिए यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये इधर इस हिस्सा से, तो ये भारत का क्षेत्र है और यहाँ से इस प्रोजेक्ट को निकाल दिया गया है। तो भारत सरकार ने तुरंत कहा नहीं नहीं गलत कर रहे हो, ये मेरा एरिया, यहाँ से कैसे ले जा सकते हो। लेकिन चूंकि वो है अभी पाकिस्तान के कब्जे में, ठीक है, तो पाकिस्तान उस बात को माना नहीं, चीन ने पैसा लगाया और यहाँ से कॉरिडोर चला गया। लेकिन भारत सरकार की आपत्ति इस पर रहती है। अब इस क्षेत्र में क्या है, पाकिस्तान से एक दुश्मनी तो थी, चीन यहाँ परेशानी इस क्षेत्र में तो कर ही रहा था, अब चीन यहाँ ऊपर में भी आ गया है। तो इस एरिया में चीन का जो है बढ़ता हुआ प्रभाव भारत के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा तो है नहीं। देखिए तकनीकी की प्रगति हुई है, कहते हैं विज्ञान जो है वरदान है, पर ठीक विज्ञान उसी समय में अभिशाप भी है। तो यह कैसे होता है? विज्ञान हो या कोई भी वस्तु हो, ये मोबाइल फोन ही है, ये क्या है? मूल्य तटस्थ है, इसके उपयोग पर निर्भर करता है कि यह कैसा बिहेव करेगा, ठीक है, अपने आप में तो ये कुछ नहीं है। इसी तरह से क्या हुआ, विज्ञान का सहारा अगर आप
समाज को बढ़ाने के लिए, मानव जाति की प्रगति के लिए लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन विज्ञान का सहारा, उस तकनीक का सहारा आप किसी को परेशान करने के लिए करते हैं या फिर उग्रवाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, तब जाके सामने वाले के लिए भी परेशानी होती है और अंततः आपके लिए भी परेशानी होगी। तो साइबर स्पेस में डार्क वेब जैसी आधुनिक तकनीकों के आगमन के साथ उग्रवादी अपने एजेंडे को हासिल करने के लिए तकनीकी का उपयोग करने लगे हैं। पाकिस्तान का सूचना युद्ध अलग तरह से चल रहा है, एक तरह का इंफॉर्मेशन वार। आईएसआई जो है वहां की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं फैलाती रहती है और वहां के जो आतंकवादी संगठन है, लश्कर हो गया या जैसे मोहम्मद हो गया, ऐसे आतंकवादी समूहों को पाकिस्तान वित्तीय सहायता भी देती है। विभिन्न रिपोर्टों में ऐसा माना गया है कि इसके जो संगठन है, इसका जो लॉन्चिंग पैड है वह पोक में भी है और भारत के लिए यह बहुत समस्या का कारण है। ऐसा भी माना जाता रहा है कि इसके स्लीपर सेल जो है भारत में बहुत एक्टिव हैं। अब चलिए, लेकिन इस क्षेत्र का महत्व क्या है, क्यों हम इस चीज से पीछे पड़े हुए हैं, हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो इसका महत्व क्या है, आखिर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, या पाकिस्तान भी इस क्षेत्र के पीछे क्यों पड़ा है, चाइना यहाँ अपना दबदबा क्यों बढ़ाना चाह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इस मैप को देख लीजिए, और ये मैप जो है ना, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो इस स्थिति को पूरी तरह से समझ जाएंगे। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा समय भी लगेगा, तो मैं इस मैप को पूरी तरह से आपको समझा दूंगा। देखिए, यह हिस्सा हो गया इंडिया का, इधर से मतलब पूरा हिस्सा ही इंडिया का है, लेकिन यह जम्मू कश्मीर के अलावा का हिस्सा कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए कश्मीर का सीमा शुरू हो जाती है। तो पूरा मसला हम जरा कश्मीर पे बात कर लेते हैं। अब देखिए, इतना जो हिस्सा अभी आप देख रहे हैं, ये वाला, ये फिलहाल भारत के पास है, मतलब भारत का अधिकार फिलहाल इस पर है, भारत का शासन प्रशासन इस पर चल रहा है, इतने एरिया पे है। ये पूरा कश्मीर, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये पूरा कश्मीर ही है, ठीक है, ये पूरा यहाँ भी। लेकिन भारत का जितना पे अधिकार है वो यही हिस्सा है फिलहाल, ठीक है। अब चलिए, जब मैंने कहा था कि आर्मी ने कबीलाई को आगे किया, पाकिस्तान आर्मी ने, और हरि सिंह का जब हुआ करता था साम्राज्य, तब कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था पाकिस्तान ने। वह हिस्सा क्या है, वह ये वाला हिस्सा है, ठीक है, यह वाला हिस्सा पीओके यहाँ कुछ पड़ता है, ठीक है, यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वैसे ये पूरा हिस्सा आता है पूरा, और ये हिस्सा, और यहाँ पर क्या है, गिलगिट बाल्टिस्तान पड़ता है इस एरिया में, ठीक है। तो जो हिस्सा उस वक्त हो गया कि फाइनल की जहां तक युद्ध हुआ है वहीं रोक देना चाहिए, तो जितना हिस्सा जिसके पास था उतना हिस्सा रह गया। यूएन में जब मामला चला गया, तो यह जो एक बाउंड्री तत्काल के लिए खींच दिया गया था, उसी बाउंड्री को लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया, ठीक है। तो आप सुनते होंगे एलओसी, एलओसी मूवी भी है, फिल्म है ना एलओसी, आपने देखा भी होगा, तो उसी को एलओसी कह दिया। यह हिस्सा समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पर यह हिस्सा जो देख रहे होंगे, पेन का कलर बदल देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ये कलर लेते हैं, देखिए यह हिस्सा जो है, यह हिस्सा, अब समझिए जरा, यहां बहुत बड़ा खेल हुआ इस हिस्से में। यह भी था पीओके का हिस्सा, पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा था, भारत का है, लेकिन इस हिस्से को क्या किया, पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया। अब गिफ्ट किसे किया, चाइना को। अब बड़ी दिलचस्प बात है जमीन भारत का, गिफ्ट कर रहा है चाइना, दे रहा है किसी और को, तो यह हिस्सा अभी क्या है, चाइना के पास है। कब से है, 1963 से, ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखिए, एक और हिस्सा यहाँ पर पहुंचते हैं, यह अक्साई चीन देख रहे हैं आप। यह अक्साई चीन क्या है, जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उस वक्त कुछ हिस्सा जो है चीन के हिस्से में चला गया, भारत का, उसे अक्साई चीन हम कहते हैं। और वहां पर जब युद्ध की समाप्ति हुई, तो जो बाउंड्री तय किया गया कि इस बाउंड्री के इधर भारत रहेगा और उधर चीन रहेगा, तो उसे कह दिया गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि एलएसी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगता है जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत, उसे एलओसी बोलते हैं। और यहाँ पर चीन के साथ 1962 के विवाद के बाद जो सीमा तय कर दिया गया था, उसे एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये अक्साई चीन हो गया और ये इंडिया हो गया, यह समझ लीजिए। यानी कि है पूरा ये कश्मीर भारत का, जम्मू कश्मीर और उधर लद्दाख वाला हिस्सा, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों पर भारत का शासन प्रशासन फिलहाल चलता है। और अब इस तरफ का हिस्सा जो आप देखेंगे, कुल मिला के इस तरफ का,
उस मैप में हमने देखा भी, यह पूरा हिस्सा कहाँ पर गया, लद्दाख वाला, जम्मू कश्मीर इधर ही रह गया। तो यह पूरा इसका मसला था। अब देखिए यहाँ पर चीन का घुसपैठ करता है, यहाँ पर चीन इधर से पाकिस्तान करता है, तो भारत के लिए ये जगह क्या है, सिरमौर है। इसीलिए हमारे नजरिए से इसका सामरिक महत्व बहुत अधिक हो गया है। देखिए राजनीतिक महत्व क्या है समझिए, राज्य की सीमा के दोनों तरफ से पूर्व में चीन, वहां हमने देखा, और पश्चिम में पाकिस्तान से दुश्मन देशों से लगने के कारण इसका सामरिक महत्व बहुत अधिक हो गया है। आर्थिक महत्व क्या है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जब हुआ था जीएसआई के द्वारा, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले, हमने इस पे एक वीडियो बनाया भी था, आप देखेंगे जाके पीछे, तो रियासी जिले में लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम प्राप्त हुआ था। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही है जम्मू कश्मीर के लिए, और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो है जम्मू कश्मीर की पूरी तरह से स्थिति बदल जाने वाली है। कश्मीरी शाल की बुनाई यहाँ होती है, रेशम उद्योग, पर्यटन उद्योग भी काफ़ी यहाँ विकसित है, चांदी का काम होता है, लकड़ी की नक्काशी होती है, पाप्ये माशे यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। तो यहाँ काफ़ी उद्योग है, सांस्कृतिक रूप से बहुत ये डेवलप जगह है, काफ़ी रिच जगह है, इस वजह से इस जगह का काफ़ी महत्व भी हो जाता है। सांस्कृतिक महत्व देखिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया कि धरती का स्वर्ग ही इसे कहते हैं, प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो ये धनी है ही। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पास सांस्कृतिक विरासत भी है। सांस्कृतिक विरासत कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की आबादी भी ठीक ठाक है, मुसलमानों की भी है, सिख भी हैं यहाँ पर, और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी हैं। यानी कि मानवतावाद और सहिष्णुता के अगर मूल्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर उस पर खरा उतरता है। यदि आप हिंदू धर्म की बात करें तो आप वैष्णो देवी गए ही होंगे, और अमरनाथ की गुफा जो है वो भी पड़ता है जम्मू कश्मीर में ही, तो अमरनाथ का भी यात्रा यहाँ होता है। तो इस वीडियो में हमने जम्मू कश्मीर से संबंधित सभी मुद्दों को देख लिया है। अब चलिए उस प्रश्न पर जो हमने सबसे पहले आपके लिए लाया था, अब देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न क्या था, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए थे और आपको विचार करना था। पहला कथन था 6 अगस्त 2020 को भारत की संसद द्वारा जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति जो था अनुच्छेद 370 एवं 35A को रद्द कर दिया गया। दूसरा, अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद से जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल को छोड़कर शेष समस्त कानून प्रभावी हो गए हैं। जम्मू एवं कश्मीर की अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से ही लगती है। ये 3 स्टेटमेंट हैं, आपको देखना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। उसके आधार पर 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में जो भी आपको सही लगे आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर लिखिए। साथ ही जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यदि आप कुछ और कहना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस मुद्दों पर बात करें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।